हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लेके आए हैं मनोविज्ञान के बुद्धि के चैप्टर के अंतर्गत सिद्धांत पढ़ाए जा रहे हैं इस चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत और बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, और आज का जो वीडियो है ये बुद्धि का त्रि आयाम सिद्धांत, जिसको एसआई मॉडल भी कहते हैं या फिर 3 डायमेंशनल थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस वीडियो को पढ़ने से पहले आपसे ये अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे सभी वीडियो टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, आप वहां से जाके भी सारे वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक है SSDYA। ठीक है, चलिए मित्रों, पढ़ना शुरू करते हैं कि इस सिद्धांत में हमारे जो गिलफोर्ड महोदय हैं उन्होंने क्या बताया है। तो बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत, जिसको 3 डायमेंशनल थ्योरी कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है? जेपी गिलफोर्ड। कौन है इसके प्रतिपादक? जेपी गिलफोर्ड। यानी कि ये सिद्धांत किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड महोदय ने दिया है। गिलफोर्ड महोदय ने बुद्धि का एक व्यवस्थित 3 आयाम सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया? बुद्धि का एक व्यवस्थित यानी क्रमबद्ध, अभी तक हम अध्ययन जो कर रहे थे, सारे जितने भी सिद्धांत हमने पढ़े हैं उनमें हमने क्या देखा कि कोई एक कारक कहता है, कोई द्विकारक, कोई 3 कारक कहता है, कोई ये कहता है, कोई मनोवैज्ञानिक ये कह देता है कि बुद्धि बहुकारक होते हैं, इसके 1-2 कारक नहीं होते, इसमें असंख्य कारक होते हैं। कोई कहता है इनका ग्रुप होता है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमने किया है, लेकिन उसका एक विकसित और क्रमबद्ध स्वरूप हमने देखना है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि गिलफोर्ड महोदय ने बुद्धि को कैसे व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने एक 3 आयाम सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसे संरचनात्मक यानी कि इसे बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस इस सिद्धांत के नाम से भी, जिसको एसआई थ्योरी भी कहा जाता है, इस सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 आयाम बताए गए हैं, 3 डायमेंशन बताए गए हैं। तो वो कौन से 3 आयाम है, आइए देख लेते हैं उनको। तो पहला जो हमारा विषय वस्तु है, पहला आयाम कौन सा है? हमारा विषय वस्तु, जिसको हम कंटेंट बोलते हैं। दूसरा है हमारा संक्रियाएं, इनको हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जो मित्र अगर इसका क्या कहते हैं कि नोट्स बनाना चाहे वो भी बना ले, और ये जो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने क्या बताया? 3 आयाम सिद्धांत के अंतर्गत विषय वस्तु बताई। दूसरा हमारा संक्रियाओं के बारे में बताया, इनको ऑपरेशंस बोलते हैं। और तीसरा इन्होंने उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि कुछ विषय वस्तु हैं उनमें आपस में क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्रियाएं होती हैं, जिनके माध्यम से क्या प्रोडक्ट बन के निकल के आता है, ये एसआई मॉडल में गिलफोर्ड महोदय ने बताया। जैसे कोई वस्तु होती है, जब कोई जैसे हम भोजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले हम मटेरियल इकट्ठा करते हैं। उन मटेरियल्स में कुछ विशेष प्रकार के मसालों का इस्तेमाल करेंगे, पानी, नमक जो भी डाला जाता है, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जब हम कोई उत्पाद तैयार करते हैं, खीर, खिचड़ी, खाना, रोटी, दाल, सब्जी जो भी है वो बन के तैयार होता है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इन्होंने इस सिद्धांत में बुद्धि के जो व्यवस्थित क्रम को प्रस्तुत किया है, तो उन्होंने कहा है कुछ विषय होते हैं, कुछ विषय वस्तु होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, उनमें आपस में संक्रिया होती। संक्रिया मतलब जैसे कि कोई समस्या है तो उसके कारणों और समस्या में विचार विश्लेषण किया जाता है, उसके पश्चात हम समाधान की ओर कैसे बढ़ते हैं, वही जो समाधान होता है वही हमारा उत्पाद होता है। ठीक है, तो गिलफोर्ड ने क्या कहा है? 4 विषय वस्तु की संख्या कितनी बताई है? 4, और 5 संक्रियाएं बताई हैं, 6 उत्पाद बताए हैं। ठीक है, इन्होंने 4 विषय वस्तु, 5 संक्रियाएं और 6 उत्पादों के बारे में इस सिद्धांत में बताया है। इन्होंने कहा कि बुद्धि 4 × 5 × 6 = 120 होता है। ठीक है, बुद्धि का इन्होंने जो सिद्धांत बताया, इन्होंने बताया 4 प्रकार की विषय वस्तु हैं, जिनमें 5 प्रकार की संक्रियाएं हैं और 6 प्रकार के हमारे उत्पाद हैं। इनको जब आपस में गुणा करते हैं, इनका जब गुणात्मक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? 120 बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो मानसिक योग्यताएं हैं वो 120 हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है आपसे कि गिलफोर्ड थ्योरी में कितने प्रकार की मानसिक योग्यताओं के बारे में चर्चा की है गिलफोर्ड महोदय ने। तो 120 प्रकार की मानसिक योग्यताओं का उल्लेख एसआई मॉडल में किया गया है। तो आइए इसे चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। चित्र में क्या है? चित्र में देखना है कि देखो, ये हमारा 3 आयाम के अंतर्गत ये इन्होंने चित्र बनाया हुआ है ये। ठीक है, और इधर इन्होंने क्या दिखाया है? सबसे पहले हमें विषय वस्तु देखनी है। विषय वस्तु, ये
विषय वस्तु 4 प्रकार की बताई है। पहला है हमारा फिगरल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चित्रात्मक। दूसरा है हमारा सांकेतिक, जिसको कहते हैं सिंबॉलिक। और तीसरा है हमारा शाब्दिक, ठीक है। और चौथा है हमारा, इसको बोलते हैं व्यवहारिक, बिहेवियरल, ठीक है। तो कुछ आकृतिक समस्याएं हो सकती हैं, कुछ सिंबॉलिक हो सकती हैं, चिन्हों के रूप में हो सकती हैं, कुछ हमारे क्या होंगे, शब्दों के माध्यम से हमारे कुछ समस्याएं आई होंगी, कुछ हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं, कुछ विषय वस्तु व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होते हैं, उनमें आपस में संक्रिया होती है। संक्रिया कैसे होगी, ये इधर बताया गया संक्रियाओं के बारे में। तो संक्रियाएं कैसी हैं, पहला है संज्ञान। कोई वस्तु हमारे संज्ञान में पहले आती है, उसके पश्चात उसका हमारे मस्तिष्क में एक स्मृति के रूप में एक चिन्ह बन जाता है, प्रतीक बन जाता है। फिर क्या होता है, उनमें परंपरागत चिंतन हम करते हैं, ठीक है। एक सामान्य चिंतन, जैसे कोई वस्तु आई तो पहले उस वस्तु को देखने के तुरंत हम ये जान जाते हैं कि ये ऐसा होने वाला है, ठीक है। जैसे हमने अभी भोजन का एग्जांपल आपको दिया था, जैसे हमने चावल दाल और कुछ मसाले सब्जियां इकट्ठा करी तो हमें देख के अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है कि खिचड़ी बनने वाली है, तहरी बनने वाली है, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने बताया कि जब 4 प्रकार की हमारी विषय वस्तु हमारे समक्ष उपस्थित होती है तो उनका संज्ञान, यानी कि हमारे मस्तिष्क में एक कॉग्निशन होता है और उसकी स्मृति के तौर पे, एक चिन्ह के तौर पे हमारे मस्तिष्क में एक छवि बन जाती है। फिर हम क्या करते हैं, परंपरागत चिंतन करते हैं, जैसा कि नॉर्मल सभी लोग करते हैं, देख के तुरंत कोई वस्तु आ गई। लेकिन फिर एक दूसरा है हमारा गैर परंपरागत चिंतन, ठीक है। लेकिन गैर परंपरागत चिंतन का मतलब क्या है, तर्कपूर्ण चिंतन। पहला चिंतन हमारा कैसा था, किसी वस्तु को देख के उसके प्रत्यक्ष रूप को देख के हमने कोई चीज़ इमेजिन कर ली। और गैर परंपरागत में क्या है, संभव है ये जो हम सोच रहे हैं ये ना हो। जब हम ऐसे तर्क करते हैं शायद ये ना हो, शायद ये जो हम सोच रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, इससे कुछ अलग है, तो ये गैर परंपरागत चिंतन हो गया। ऐसा क्यों है, जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन अपने मस्तिष्क में लाते हैं, प्रश्न ऐसे हमारे मस्तिष्क में उठने लगते हैं और उनमें हम तर्क करते हैं अपने स्वयं से, तो वो हमारा गैर परंपरागत चिंतन कहलाता है। फिर है हमारा, इसमें सबसे लास्ट में है मूल्यांकन। जो हमने चिंतन किया, जो कुछ भी हमने देखा, उसका हम मूल्यांकन करते हैं, उसको जांचते हैं और परखते हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की यहाँ पे संक्रियाएं बताई इन्होंने। फिर लास्ट में हमारा प्रोडक्ट बन के निकल के आता है, ठीक है। लास्ट में हमने क्या बनाना है, खिचड़ी बनानी है, तहरी बनानी, जो कुछ भी बनाना है, हो सकता है सब्जियां रखी हैं, चावल दाल रखा है, तो हमने देख के तो पहले अनुमान लगाया कि तहरी बनने वाली है, खिचड़ी बनने वाली है, लेकिन बाद में क्या पता चला कि चावल और दाल और सब्जियां तीनों अलग अलग फॉर्म में हमारे सामने उपस्थित हुई, यानी कि उनको अलग अलग हमने बनाया। तो ये हो सकता है कि परंपरागत चिंतन के तौर पे हमने तहरी की कल्पना की थी, लेकिन बन के हमारे सामने क्या आया, चावल दाल और सब्जी, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पाद के तौर पे क्या है, उत्पाद के तौर पे क्या होगा, पहला हमारा है यूनिट्स, इकाइयाँ। इकाइयाँ क्या हैं ये देखेंगे। फिर दूसरा हमारा क्लासेस, वर्ग क्या हैं, जैसे कि कौन कौन से मटेरियल हमारे समक्ष उपस्थित हैं। फिर है हमारा तीसरे नंबर पे क्या है, रिलेशन, उनमें आपस में संबंध क्या है ये जानते हैं। जो भी मटेरियल हमारे समक्ष उपस्थित है, जो भी समस्याएं हमारे सामने उपस्थित है, उनका आपस में क्या संबंध है। फिर चौथा है हमारा सिस्टम, यानी कि किस प्रणाली से, किस सिस्टम से, किस प्रकार से वो आपस में क्रिया करेंगे, उनमें किस प्रकार से क्रिया कराई गई है या क्रिया कराई जाएगी। तो ये हो गया हमारा सिस्टम। फिर है हमारा 5वां नंबर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। वो वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप को, जो अभी दिखाई दे रही थी, उनमें कुछ परिवर्तन होगा, उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो भी कोई वस्तु बनने की प्रक्रिया में जाएगा। फिर लास्ट में हमारा इम्प्लीकेशन, निहितार्थ, जो हमारा उद्देश्य था वो हमारे समक्ष उपस्थित हो जाए, ठीक है। तो जैसे 4 विषय वस्तु थी, 4 प्रकार के मटेरियल हमारे पास थे, शाब्दिक और सिंबॉलिक, सीमेंटिक और फिर है हमारा बिहेवियरल। 4 प्रकार के हमारे जो विषय वस्तु थे वो हमारे समक्ष उपस्थित हुए। फिर हम उसमें से 5 प्रकार की संक्रियाएं हुई, संज्ञान के तौर पे, स्मृति के तौर पे, परंपरागत और गैर परंपरागत चिंतन के तौर पे, और फिर है उसका मूल्यांकन। ये 5 प्रकार की हमारी संक्रियाएं हुई। फिर उसके पश्चात हमारा जो उत्पाद बन के तैयार होता है, तो उनमें से कुछ क्रियाएं होती हैं, कैसे, कुछ यूनिट्स होंगे, कुछ इकाई के तौर पर होंगे। फिर उनमें से क्या होगा, उनके वर्ग बनाए जाएंगे। जैसे कि हमने कहा खिचड़ी अगर बनाएंगे तो वो यूनिट्स
एक यूनिट सिंपल एक इकाई के तौर पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम उनमें क्या करते हैं, दाल चावल और सब्जी को अलग अलग बना रहे हैं, तो यानी कि उनकी क्लासेस हो गए, उनका अलग अलग वर्गीकरण हो गया, ठीक है। फिर क्या है, तीसरे नंबर पे है कहते हैं संबंध, उन मटेरियल्स का, उन चीज़ों का आपस में कैसे संबंध स्थापित किया गया है, ये देखा जाता है। फिर है सिस्टम, यानी कि किस प्रणाली से किन क्रियाओं को करते हुए किस प्रोसेस से उस कार्य को संपन्न किया गया, ये सिस्टम में हो गया। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, उनके स्वरूप में क्या परिवर्तन आया, ये देखते हैं। फिर है हमारा लास्ट में है निहितार्थ यानी इम्प्लीकेशन, जो हमारा उद्देश्य था वो कैसे पूर्ण हुआ, कैसे किस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुआ। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के उत्पाद इन्होंने बताया। और इन्होंने क्या बताया था, 4 × 5 × 6 = 120, ठीक है। जब आपस में इनका गुणा करेंगे, ऐसे दिखाई तो देते हैं 4, 5 और 6 कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें जब आपस में क्रिया होगी, संक्रिया करेंगे, तो ये आपस में 4, 5 और 6 के तौर पे जो बहुत कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं, ये बन के कितने हो जाएंगे, 120, ठीक है। तो ये है हमारा एसआई मॉडल। और आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपके अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो में जो भी चीज़ें आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मित्रों, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी स्टडी प्रॉपर चलती रहे। और हमें भी आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए टाइम वेस्ट करना पड़ता है, आपके लिए समय देते हैं हम, तो आप एक थंब तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।